शेखावत और स्वागत है आज आपका मेरी क्लास में, जहां पे हम एक स्टडी करेंगे टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इकोसिस्टम। कि क्या होता है इकोसिस्टम, चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। स्टूडेंट्स, इकोसिस्टम को पढ़ने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि उसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं। छोटे छोटे से कुछ टॉपिक्स होते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए आपके सामने स्लाइड्स पे कुछ कंटेंट्स हैं। सबसे पहले कि व्हाट इज एन इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम क्या होता है। सेकंड, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, कौन कौन सी टाइप्स होते हैं। 3 टाइप से होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम और मैन मेड इकोसिस्टम। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जर्नली बता देती हूँ कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होता है और मैन मेड इकोसिस्टम क्या होता है। तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, इसके अंदर हम जो हमारा लैंड बेस यानी जो अर्थ पे जो इकोसिस्टम होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। जैसे हमारा फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। डेजर्ट हो गया, कुछ ग्रासलैंड्स होंगे, इन सब के बारे में हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होता है बेटा स्टूडेंट्स, जिसमें क्या होता है कि जब हम जो हमारे जलीय आवास के अंदर रहने वाले या जलीय आवास में बनने वाले जितने भी इकोसिस्टम होते हैं, चाहे वो ओशियंस में बने, चाहे वो पॉन्ड्स में बने, चाहे लेक्स हो, जो भी हो, लेकिन होना क्या चाहिए, एक्वेटिक का एरिया होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम। थर्ड आता है मैन मेड इकोसिस्टम, जो ह्यूमन बनाता है। जैसे ह्यूमन बनाता है, गार्डन्स हो गए, एक्वेरियम्स हो गए, जो ह्यूमन इकोसिस्टम बनाता है उसको हम बोलते हैं मैन मेड इकोसिस्टम। नेक्स्ट थर्ड कंटेंट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम। इसमें क्या होता है, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ में आप पढ़ोगे कुछ फंक्शंस, देन कुछ इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल कंसेप्ट, और उसके बाद में कुछ आपके क्वेश्चंस भी होंगे जिनसे आपके क्या होंगे, डाउट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हमारी स्लाइड्स पे। फर्स्ट कंटेंट था हमारा व्हाट इज एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझना हो तो इकोसिस्टम कोई बड़ी चीज नहीं होती। जो हमारे बायोटिक फैक्टर और जो हमारे अबायोटिक फैक्टर यानी जो जैविक कारक और कुछ अजैविक कारक होते हैं, वो जो आपस में इंटरेक्शन करते हैं यानी आपस में जो अंतर क्रिया करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होती है, जो हमारी इकोलॉजी होती है यानी जो हमारी पारिस्थितिकी होती है, उसके अंदर स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट का भी काम करती है। इकोसिस्टम में क्या होते हैं, बहुत टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, आपको कंटेंट्स में भी बताया, कुछ टेरेस्ट्रियल, कुछ एक्वेटिक, कुछ मैन मेड होते हैं। उसी टाइप से कि जब ये बनते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, मैन मेड इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो ये क्या हो गए, एक स्ट्रक्चर के रूप में काम कर गए। जब यहीं पे इनका फंक्शन चालू हो जाएगा, इसलिए उसको हम बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। चलिए हमारी स्लाइड्स पे। The ecosystem is the structural and functional unit of ecology where the living organism interact with each other। कि इकोसिस्टम क्या होता है, जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, हमारी इकोलॉजी की, जहां पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, किससे, आपस के अंदर, और किससे, हमारे सराउंडिंग एनवायरमेंट। सराउंडिंग एनवायरमेंट क्या होता है, हमारा आसपास का जो वातावरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग एनवायरमेंट। नेक्स्ट देखो, इन अदर वर्ड्स एन इकोसिस्टम इज अ चेन ऑफ इंटरेक्शन। कि इकोसिस्टम क्या है, एक ऐसी चेन है किसकी, इंटरेक्शन की, बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट। कि क्या है कि ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो एनवायरमेंट होते हैं, उनके बीच की इंटरेक्शन की चेन होती है क्या, इकोसिस्टम। नेक्स्ट है द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय A.G. Tansley एंड इंग्लिश बोटेनिस्ट इन 1935। कि 1935 में क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट आए थे A.G. Tansley, उन्होंने सबसे पहले इस टर्म को कॉइन किया था। नेक्स्ट चलते हैं हमारी स्लाइड पे। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ
इकोसिस्टम कि इकोसिस्टम कितने टाइप्स का होता है। तो देखो इकोसिस्टम 3 टाइप्स का होता है। आपको कंटेंट में फिर मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, 3 टाइप्स से आपको बताए थे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम और मैन मेड इकोसिस्टम। अब देखो इकोसिस्टम क्या होता है, ड्रॉप ऑफ वाटर से भी इकोसिस्टम बन सकता है और बहुत जो एरिया होता है यानी जो आपका डेजर्ट हो गया वो भी एक इकोसिस्टम होता है। जरूरी नहीं है इकोसिस्टम बड़ा होना चाहिए, इकोसिस्टम छोटे से छोटा है, ड्रॉप ऑफ वाटर भी हो सकता है और बड़े से बड़ा एज बिग एज ओशियन भी हो सकता है। तो देखिए an ecosystem can be as small as an ocean in a desert or as big as an ocean spanning thousands of miles। कि इकोसिस्टम क्या हो सकता है, छोटे से छोटा डेजर्ट भी हो सकता है और बड़े से बड़ा क्या होता है, 1000 ऑफ माइल्स में फैला हुआ ओशियंस भी हो सकता है। 3 टाइप से इकोसिस्टम होते हैं। फर्स्ट आपको पता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, नेक्स्ट है एक्वेटिक इकोसिस्टम, देन थर्ड है मैन मेड इकोसिस्टम। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे चलते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो इकोसिस्टम हमारे लैंड बेस्ड होता है, यानी हमारे इस अर्थ पे जो इकोसिस्टम बने हैं, छोटा इकोसिस्टम हो चाहे वो बड़ा इकोसिस्टम हो, लेकिन किससे रिलेट होना चाहिए, जो हमारी अर्थ से रिलेट होगा, जो हमारे लैंड बेस होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आर एक्सक्लूसिवली लैंड बेस्ड इकोसिस्टम। There are different types of terrestrial ecosystem distributed around various geological zone। कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है, हमारा लैंड बेस यानी जो हमारी भूगर्भ होता है, लैंड होता है, जो हमारी धरती होती है, उससे बेस्ड इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम को क्या हुआ है, जियोलॉजिकल जोन्स होते हैं, जो हमारे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, उनके आधार पर, ठीक है, उनके आधार पर उनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स में किया गया है। फर्स्ट देखो फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट को क्या होते हैं, जंगल होते हैं, तो उस बेस पे हम बना दिया गया है एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम। नेक्स्ट है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, थर्ड है टुंड्रा इकोसिस्टम, फोर्थ है डेजर्ट इकोसिस्टम। तो हम नेक्स्ट फर्स्ट हम स्टडी करेंगे हमारे फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। तो चलिए चलते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। अब वही इकोसिस्टम में हमने क्या पढ़ा था, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी स्टडी होगी किससे, उनके सराउंडिंग एनवायरमेंट से। तो अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे, जो हमारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, इनकी स्टडी यानी इनका इंटरेक्शन किससे होगा, जो सराउंडिंग एनवायरमेंट होंगे, ठीक है, जो सराउंडिंग एनवायरमेंट के अंदर जो अबायोटिक फैक्टर होंगे, अजैविक कारक होंगे, उनसे जो इनका कोऑर्डिनेशन बनेगा, तो क्या बोल देंगे इसको कि ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम कहलाता है। तो चलिए स्लाइड की तरफ। एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्लांट। कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं। दैट लिव इन कोऑर्डिनेशन विद द अबायोटिक फैक्टर ऑफ द एनवायरमेंट। कि वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन बनाते हैं किससे, जो एनवायरमेंट के अंदर क्या होते हैं, अजैविक यानी अबायोटिक फैक्टर होते हैं, उनसे क्या बनाएंगे, अपना कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। कि फॉरेस्ट क्या होते हैं, आपको सिंपल भी पता है कि जो जंगल होता है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह होते हैं। ये सब क्या होते हैं, जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। एंड फॉरेस्ट आर द मेजर कार्बन सिंक। की फॉरेस्ट क्या एक मेजर कार्बन सिंक भी होता है। सेकंड है हमारा ग्रासलैंड इकोसिस्टम। कि क्या होता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, देखो इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम द वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय ग्रासेज एंड हर्ब। कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या होती है, जो वेजिटेशन होती है, क्या बोलते हैं इसको, जो वेजिटेशन मीन जो वनस्पति होती है वो किस पे डिपेंड होती है, टोटल की टोटल किस पे डिपेंड होगी,
ग्रासेस पर या हर्ब्स पे, ग्रासेस या नहीं, ग्रासेस और हर्ब्स पे डिपेंड होती है। जो हमारी घास होती है, झाड़ियां होती हैं, सारी की सारी वनस्पति किस पे डिपेंड होती है? इन्हीं पे डिपेंड होती है। इसके एग्जाम्पल्स भी आपको इसमें प्रोवाइड करवाए गए हैं। देखो, टेम्परेट ग्रासलैंड और सवाना ग्रासलैंड क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल होते हैं किसके? ग्रासलैंड इकोसिस्टम के। टेम्परेट ग्रासलैंड, सवाना ग्रासलैंड आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है टुंड्रा इकोसिस्टम। क्या होता है टुंड्रा इकोसिस्टम? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टुंड्रा इकोसिस्टम में क्या होते हैं? जो हमारे पेड़ होते हैं, जो ट्रीज होती हैं, उनकी क्या होती है? कमी होती है, या फिर आप कह सकते हो कि वहां पे ट्रीज जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। और क्या होता है यहाँ पे? जो रेनफॉल होता है यानी जो बारिश होती है वो भी क्या होती है? बहुत स्कार्स यानी दुर्लभ होती है। यानी ये एरिया जो होता है आपके यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं पाए जाते। देखो, टुंड्रा इकोसिस्टम आर डिवॉइड ऑफ ट्रीज एंड आर फाउंड इन कोल्ड क्लाइमेट। कि डिवॉइड ऑफ ट्री का मीन होता है वृक्ष रहित। कि टुंड्रा इकोसिस्टम क्या होता है? वृक्ष रहित होता है। यहाँ पे पेड़ जो होते हैं वो नहीं पाए जाते, या आप कह सकते हो बहुत ही कम पाए जाते हैं। और यहाँ पे कौन सा क्लाइमेट मिलता है? क्लाइमेट यानी जलवायु, यहाँ पे आपको मिलता है कोल्ड क्लाइमेट यानी ठंडी जलवायु मिलती है। और वेयर रेनफॉल इज स्कार्स यानी जहाँ पे रेनफॉल क्या होती है? बहुत ही दुर्लभ होती है। रेनफॉल दुर्लभ है, कोल्ड क्लाइमेट है, ट्रीज भी नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द ईयर जो होगा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी? स्नो प्रेजेंट होगी। तो दीज आर कवर्ड विद स्नो फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। यानी यहाँ साल भर क्या होता है? जो एरिया होता है, जो स्नो होती है, उससे कवर रहता है। द इकोसिस्टम इन द आर्कटिक और माउंटेन टॉप्स इज टुंड्रा टाइप। यानी जो आर्कटिक और माउंटेन टॉप्स होते हैं, ठीक है, जो आर्कटिक और माउंटेन टॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं? इस टुंड्रा टाइप के एग्जाम्पल होते हैं, यानी जो ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम। कि डेजर्ट इकोसिस्टम क्या होता है? डेजर्ट आर फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। कि डेजर्ट क्या होता है? ऑलमोस्ट हर जगह पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है। दीज आर रीजन्स विद वेरी लिटिल रेनफॉल। कि डेजर्ट एरिया में आपको पता है डेजर्ट है ही इसीलिए क्या होता है हिंदी में? रेगिस्तान। और रेगिस्तान कौन सा एरिया होता है? जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, तो इन जो डेजर्ट एरिया आएंगे उनके अंदर रेनफॉल क्या होगी? बहुत कम होगी। यहाँ पे जो डेज होंगे यानी दिन होंगे वो कैसे होंगे? गर्म होंगे। और नाइट्स क्या होंगी? कोल्ड होती है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप। एक्वेटिक इकोसिस्टम। आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कंप्लीट होता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल में हमने जितने भी लैंड बेस्ड इकोसिस्टम होते हैं उनकी स्टडी की थी। एक्वेटिक इकोसिस्टम में हम जितने भी लैंड के अलावा, लैंड को छोड़कर जो वाटर होगा यानी जो वाटर बेस्ड होंगे उनकी स्टडी करेंगे। तो देखिए, एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होता है? एक्वेटिक इकोसिस्टम आर इकोसिस्टम प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ वाटर। कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जहां पे वाटर प्रेजेंट होता है। These can be further divided into two types। यानी इसको भी टू टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फ्रेश वाटर, यानी ऐसा वाटर जहां पे क्या होता है? NaCl यानी सॉल्ट, जो आप जिसको आप बोलते हो लवण, इसकी जो क्वांटिटी होती है, इसकी जो मात्रा होती है बहुत कम या नेगोशिएबल होती है। दूसरा है मरीन इकोसिस्टम। इसके अंदर जैसे आप ऑसियन को ले सकते हो, यानी आप जिसको बोलते हो लवणीय जल। लवणीय जल यानी ऑसियंस इसका बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट देखिए, फ्रेश इकोसिस्टम। द फ्रेश इकोसिस्टम इज एन एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी ऐसा इकोसिस्टम होता है फ्रेश इकोसिस्टम जिसके अंदर क्या होगी? ऐसा वाटर जिसके अंदर आपकी सॉल्ट की जो क्वांटिटी होगी बहुत कम होगी, यानी अलवणीय जल जहां पे पाया जाता है।
कौन कौन से होते हैं, क्या क्या इंक्लूड होंगे जहां पे अलवणीय जल होता है? इंक्लूड लेक यानी लेक्स, कुछ पॉन्ड यानी तालाब, रिवर यानी नदियां, स्ट्रीम्स, और जो वेटलैंड्स होते हैं वो सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के। दीज हैव नो साल्ट कंटेंट इन कॉन्ट्रास्ट विद द मरीन इकोसिस्टम, कि इसके अंदर साल्ट कंटेंट क्या होता है? बहुत ही कम या कहने को नहीं पाया न के बराबर होता है कंपेयर विद मरीन इकोसिस्टम। नेक्स्ट है मेराइन इकोसिस्टम में देखो, द मेराइन इकोसिस्टम इंक्लूड सीज एंड ओशियन, यानी जो समुद्र और महासागर जिसके अंदर मतलब इंक्लूड किए जाते हैं वो कौन सा इकोसिस्टम होता है? मेरीन इकोसिस्टम। दीज हैव मोर सब्सटेंशियल सॉल्ट कंटेंट एंड ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी इन कंपैरिजन टू द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, कि यहाँ पर क्या होता है? बहुत अधिक सॉल्ट कंटेंट पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता, यानी जीवों की जो विविधता होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड इकोसिस्टम बहुत इजी है, इसके नाम से ही क्लियर है कि ऐसा इकोसिस्टम जो ह्यूमन द्वारा बनाया जाता है, यानी ह्यूमन अपने लिए यानी अपने अकॉर्डिंग जो इकोसिस्टम बनाता है उसको बोलते हैं मैन मेड इकोसिस्टम। तो चलिए देखते हैं। मैन मेड इकोसिस्टम इज एन आर्टिफिशियल बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी एक कैसा है? आर्टिफिशियल बायोलॉजिकल सिस्टम है। क्यों आर्टिफिशियल क्यों है? क्योंकि ह्यूमन ने बनाया है, आर्टिफिशियल हुआ ना। दैट इज मैनेज्ड एंड सस्टेन्ड बाय पीपल, कि आर्टिफिशियल बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसको किसने मैनेज किया है, किसने बनाया है? पीपल ने बनाया है। उसको हम क्या बोलते हैं? मैन मेड इको सिस्टम। These can be further divided into two types, यानी इसको भी टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है नेचुरल इकोसिस्टम, सेकंड है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है? जो ह्यूमन बनाता है अपने लिविंग एरिया के अंदर या फिर अपने सराउंडिंग एरिया के अंदर, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज अ ह्यूमन मेड सिस्टम ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड पीपल लिविंग इन एन एरिया टुगेदर विद देयर सराउंडिंग। यानी क्या होता है? एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज ए ह्यूमन मेड सिस्टम, ह्यूमन बनाता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को, ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल लिविंग इन एरिया टुगेदर, जहां पे पीपल क्या रहते हैं? साथ रहते हैं, विद देयर सराउंडिंग। एग्जाम्पल एक्वेरियम होता है, बोटेनिकल गार्डन होता है, जो हमारे जैसे एरियाज में गार्डन्स होते हैं ना, जहां पे पीपल्स होते हैं वो घूमते हैं, फिरते हैं, एंजॉयमेंट लेते हैं, वो एक इकोसिस्टम होता है। एक्वेरियम होता है, मछलियां तैरती है जो हमें अपने घर में शोपीस के तौर पे रखते हैं, तो वो भी क्या होता है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। नेक्स्ट है हमारी स्लाइड स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। This includes the distribution of energy in our environment. It also includes the climatic condition prevailing in that particular environment. कहने का मीन क्या है? आपको स्टार्टिंग में मैंने कंटेंट्स में कुछ इसका बताया भी था कि स्ट्रक्चर ऑफ द एनवायरनमेंट को हम टू पार्ट में स्टडी करेंगे। फर्स्ट बायोटिक कंपोनेंट, सेकंड हम इसमें लेंगे अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आपस में मिलकर क्या करते हैं? एक इंटरैक्ट करते हैं, जिससे हमारा इकोसिस्टम क्या होता है? कंप्लीट होता है। यानी इकोसिस्टम के एक ऐसे दो पार्ट हैं जिनसे इकोसिस्टम बना होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट को समझने के लिए हम बायोटिक को बोलते हैं जैविक कारक, अबायोटिक को बोलते हैं हम अजैविक कारक। जैसे बायोटिक के लिए एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, कौन होते हैं प्रोड्यूसर? जो उत्पादक होते हैं, जो अपना फूड खुद बनाते हैं, क्या बोलते हैं उनको? ऑटोट्रॉफ्स, यानी जो अपना फूड सेल्फ मेड करते हैं,
सन की प्रेजेंस में प्रोसेस कौन सी होती है, वो फोटोसिंथेसिस, उसको हम बोलते हैं कि ये क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं जो अपना फूड सेल्फ मेड करते हैं। क्या शॉर्ट टर्म है, साइंस की लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। अब क्या होते हैं, इन प्रोड्यूसर पे कौन डिपेंड रहता है अपने फूड के लिए, यानी प्रोड्यूसर को कौन खाता है, कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या करते हैं, टोटल फूड के लिए किस पर डिपेंड होते हैं, प्रोड्यूसर पे। और उन कंज्यूमर को, जब वो कंज्यूमर डेड हो जाते हैं, तो उन कंज्यूमर को जो डीकम्पोजर होते हैं, डीकम्पोज करते हैं और वापस से मिनरल की फॉर्म में लाते हैं, जो क्या होता है, एनवायरमेंट में वापस से चला जाता है। अब क्या होता है, नेक्स्ट यहां देखो, दिस इंक्लूड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन अवर एनवायरमेंट, कि ये क्या करता है, एनर्जी का भी डिस्ट्रीब्यूशन करता है जो हमारे एनवायरमेंट में होती है। कैसे कि सपोज दैट इसके अंदर 10% एनर्जी का फ्लो होता है, यानी किसी प्रोड्यूसर के अंदर अगर 1000 किलो कैलोरी एनर्जी है, तो जब वो कोई कंज्यूमर उसको खाता है तो 1000 का सिर्फ 10% ही कंज्यूमर में जाएगा, बाकी 90% जो होगा वो एनवायरमेंट में चला जाएगा। यानी इसको 10% रूल भी हम बोल सकते हैं कि एनर्जी फ्लो का 10% रूल होता है, जो क्या बोलता है कि एनर्जी क्या होती है, सिर्फ 10% ही एक से दूसरे में ट्रांसफर होती है, 90% एनवायरमेंट में वापस से लौट जाती है। इट ऑल्सो इंक्लूड द क्लाइमेटिक कंडीशन प्रिवलिंग इन दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट, इसके अंदर क्लाइमेटिक कंडीशन को भी इंक्लूड किया जाता है। The structure of an ecosystem can be split into two main components. First, biotic components. Second है abiotic components. The biotic and abiotic components are interrelated in ecosystem. It is an open system. एक open system है where the energy and components can flow throughout the boundary. कि ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो एनर्जी और कंपोनेंट्स होते हैं वो फ्लो करते हैं पूरी बाउंड्रीज के अंदर। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपके सामने एक छोटा सा चार्ट दिया है इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम क्या होता है, अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर से मिला होता है। बायोटिक फैक्टर में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर आते हैं। प्रोड्यूसर में क्या होते हैं, प्रोड्यूसर के अंदर आपके सारे क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स वगैरह आप ले सकते हो। कंज्यूमर्स 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी। प्राइमरी में क्या, सारे हर्बीवोरस यानी सारे शाकाहारी आते हैं। सेकेंडरी के अंदर कार्निवोरस यानी सारे मांसाहारी, और टर्सरी के अंदर भी हम क्या होते हैं, सेकेंडरी टर्सरी यानी जो क्या होते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन बनता है डाउट में कि अबायोटिक फैक्टर्स में क्या आता है, तो एबायोटिक फैक्टर के अंदर जो आपके लाइट, सॉइल, विंड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वो सारे के सारे जो फैक्टर्स होते हैं सारे के सारे किसमें काउंट होंगे, अबायोटिक फैक्टर्स के अंदर काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बायोटिक कंपोनेंट्स को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे कि बायोटिक कंपोनेंट्स होते क्या हैं। अब आपको जैसे मैंने थोड़ा सा बताया भी था कि प्रोड्यूसर्स होते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं, अपना फूड कैसे बनाते हैं, अपना सन की प्रेजेंस में क्या होते हैं, अपने फूड को बनाते हैं। कि सन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं रिएक्ट करते हैं सन की प्रेजेंस यानी यूवी रेज की प्रेजेंस और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और क्या बना देते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं। और ग्लूकोज क्या होता है, उनका फूड होता है, किसका, प्लांट्स का। और इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स रेफर टू ऑल लाइफ इन एन इकोसिस्टम, कि बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर सारी की सारी लाइफ को रेफर किया जाता है। बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन बायोटिक कंपोनेंट्स कैन बी कैटेगराइज्ड, कि न्यूट्रिशन के बेस पे बायोटिक कंपोनेंट्स को कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन से पार्ट्स में, क्या क्या नाम है उनके, इनटू ऑटोट्रॉफ्स। क्या होते हैं ऑटोट्रॉफ, हिंदी में बोलते हैं स्वयंपोषी, जो अपना फूड सेल्फ मेड करते हैं, खुद बनाते हैं। सेकंड है हेट्रोट्रॉफ्स, जो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स। नेक्स्ट है सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स इनको हम क्या बोलते हैं, अप्रदकारी या अप्रदभक्षी बोलते हैं, यानी डीकम्पोजर भी कहा जाता है, जो क्या होते हैं, जो
हेट्रोट्रॉफ्स यानी जो कंज्यूमर्स होते हैं, जब वो डेड मटेरियल हो जाता है यानी वो जो मर जाते हैं, तो उनको क्या होते हैं, सड़े गले जो उनके अंदर मटेरियल होता है, सड़े गले कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक मटेरियल को वापस से मिनरल की फॉर्म में लाके एनवायरमेंट में रिलीज करते हैं। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर इंक्लूड ऑल ऑटोट्रॉफ्स सच एज प्लांट्स। कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स को सिर्फ कौन है? ओनली प्लांट्स। दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स एज दे कैन प्रोड्यूस फूड, क्योंकि वो क्या करते हैं? फूड को प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन सी प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस। Consequently, all other organisms higher up on the food chain rely on producer for food। कि अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं अपने फूड के लिए क्या होते हैं? उस पे प्रोड्यूसर पे डिपेंड रहते हैं और क्या बनाते हैं? फूड चेन भी बना देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इसी को। कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होते हैं? कंज्यूमर को हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। आर कंज्यूमर और हेट्रोट्रॉफ्स आर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। कि कंज्यूमर क्या होते हैं? ऐसे हेट्रोट्रॉफ यानी मांसाहारी होते हैं, विषमपोषी होते हैं, जो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं। सॉरी, मांसाहारी यहाँ पे गलत वर्ड यूज हो गया मुझसे। हेट्रोट्रॉफ्स यानी विषमपोषी। कंज्यूमर आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्टरी कंज्यूमर। की कंज्यूमर को भी क्लासिफाइड किया गया प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्टरी कंज्यूमर। कि प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं? आर ऑलवेज हर्बीवोरस। कि प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं? हमेशा हर्बीवोरस यानी शाकाहारी होते हैं। दैट दे रिले ऑन प्रोड्यूसर फॉर फूड। कि वो किससे रिलेट करते हैं? फूड के लिए प्रोड्यूसर से रिलेट करते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं? डिपेंड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर। की जो सेकेंडरी होती हैं किस पे डिपेंड होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड होते हैं। किसके लिए? फॉर एनर्जी के लिए। दे कैन आइदर बी ए कार्निवोर और एन ओमनिवोर। कि ये मांसाहारी भी हो सकते हैं, कार्निवोर यानी मांसाहारी, और ओमनिवोर यानी सर्वाहारी भी हो सकते हैं। टर्सरी कंज्यूमर क्या होते हैं? देखो, टर्सरी कंज्यूमर आर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर। कि टर्सरी किस पे डिपेंड होंगे फूड के लिए? सेकेंडरी पर। और ये क्या होते हैं? हमेशा ओमनिवोरस होते हैं। नेक्स्ट लास्ट है क्वाटरनरी कंज्यूमर आर प्रेजेंट इन सम फूड चेन। देखो, मेनली तो ये तीन ही प्रेजेंट होते हैं। कौन से? प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। क्वाटरनरी जो होते हैं वो बहुत कम फूड चेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। दीज ऑर्गेनिज्म प्रे ऑन टर्सरी कंज्यूमर फॉर एनर्जी। कि ये किस पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए? टर्सरी पे डिपेंड होते हैं। फर्दरमोर दे आर यूजुअली एट द टॉप ऑफ ए फूड चेन एज दे हैव नो नेचुरल प्रेडेटर। यानी ये क्या होते हैं? टॉप ऑफ होते हैं, मतलब टॉप पे होते हैं किसके अंदर? फूड चेन के अंदर। और क्या होते हैं? ये नेचुरल प्रेडेटर नहीं होते। प्रेडेटर यानी प्राकृतिक परभक्षी नहीं होते। नेक्स्ट आपको एक चेन दिखाई जाएगी, सॉरी डीकम्पोजर। डीकम्पोजर क्या होते हैं? इंक्लूड सैप्रोफाइट्स सच एज फंगी एंड बैक्टीरिया। सच एज फंगी एंड बैक्टीरिया क्या होते हैं? कि जो फंगस होती है, जो बैक्टीरिया होती है, वो क्या करते हैं? जो सड़े गले, जो मृत, जो डेड मटेरियल होता है उनको ही खाता है और उनसे क्या करता है? उनका भक्षण करके जो उनके अंदर मिनरल फॉर्म है उनको वापस से एनवायरमेंट में रिलीज करते हैं। दे डायरेक्टली थ्राइव ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। कौन सा? मृत और सड़ा गला ऑर्गेनिक मैटर को। डीकम्पोजर आर एसेंशियल फॉर द इकोसिस्टम। कि डीकम्पोजर क्या होते हैं? इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं? दे हेल्प इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट टू बी रीयूज्ड बाय प्लांट। कि ये न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं? रिसाइकल करते हैं और जिसको प्लांट क्या करते हैं? रीयूज करते हैं। कैसे? क्या इनका इंपॉर्टेंस कैसे है इतनी? कि देखो, कि मान लो कि प्लांट है या घास है, उसको बकरी ने खाया। बकरी क्या हुई? यहाँ भी प्लांट क्या हुआ? कि प्लांट एक प्रोड्यूसर हो गया और जो बकरी, जो गॉट है, वो क्या हो गई? एक प्राइमरी कंज्यूमर। गॉट को खाया किसने? सेकेंडरी कंज्यूमर। आप कुछ भी ले सकते हो, लॉयन ले सकते हो, टाइगर ले सकते हो, उसके अलावा XYZ कोई भी आप कंज्यूमर ले सकते हो। तो सेकेंडरी कंज्यूमर।
सेकेंडरी कंज्यूमर डेड हो जाता है तो उसको टर्सरी ने खाया। अब टर्सरी को अगर मान लो टर्सरी भी डेड हो गया और टर्सरी को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, यानी टर्सरी को कोई खाए लास्ट में, तो ऐसा कुछ था ही नहीं, अगर सैप्रोफाइट्स या डीकम्पोजर नहीं होते तो अपनी क्या होती है, लैंड पे सिर्फ टर्सरी कंज्यूमर की क्या होती है, ढेर लग जाता। अब क्या हुआ कि टर्सरी कंज्यूमर जब सेकेंडरी को टर्सरी ने खाया तो उसके अंदर कुछ मटेरियल गया, प्रोड्यूसर से मटेरियल प्राइमरी में गया, प्राइमरी से सेकेंडरी में, सेकेंडरी से टर्सरी में गया। अब वो टर्सरी के पास ही है, जब तक उसका क्या होगा, भक्षण नहीं होगा, यानी उसको खाया नहीं जाएगा, उसको डिके नहीं किया जाएगा, तब तक क्या होगा, वो उसके अंदर जो मिनरल्स फॉर्म, जो उसके अंदर फूड फॉर्म, जो एनर्जी लेवल का 10% पहुंचा है, वो एनवायरमेंट में रिलीज नहीं होगा। और एनवायरमेंट में रिलीज नहीं होगा तो उनका क्या हुआ, जो भी वो न्यूट्रिएंट्स, जो भी वो मिनरल्स हैं, उनका हम क्या करेंगे, जो प्लांट्स होंगे वो क्या होंगे, डीकम्पोजर प्लांट्स वगैरह रिसाइकलिंग नहीं कर पाएंगे, और रिसाइकलिंग नहीं होगा तो रीयूज नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आता है अबायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसमें सारे के सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आ जाते हैं। इट इंक्लूड्स एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, सनलाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स, विंड, एल्टीट्यूड, टर्बिडिटी एक्सेट्रा। एयर आपको पता ही है, हवा, पानी, मिट्टी, खनिज लवण, सूर्य का प्रकाश, टेम्परेचर में तापक्रम, न्यूट्रिएंट्स यानी न्यूट्रिएंट, विंड माने हवा, एल्टीट्यूड यानी तुंगता, ऊंचाई पर, टर्बिडिटी यानी गंदला या छिलछिलापन। नेक्स्ट स्लाइड आती है आपकी कुछ फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम के फंक्शंस क्या हैं। द फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम आर एज फॉलोज। इट रेगुलेट द एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस, कि क्या करता है ये, जो एसेंशियल यानी जो जरूरी है इकोलॉजिकल प्रोसेस उसको रेगुलेट करता है। साथ में क्या करता है, हमारी लाइफ को जो सपोर्ट सिस्टम है, यानी स्पोर्ट्स लाइफ सिस्टम करता है, हमारी लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करता है, रेंडर स्टेबिलिटी भी देता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखो, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, यानी बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, उसके बीच में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का साइक्लिंग करने के लिए भी क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है, इट मेंटेन्स ए बैलेंस अमंग द वेरियस ट्रॉफिक लेवल इन द इकोसिस्टम, कि ये क्या करते हैं, बैलेंस को मेंटेन करता है किसके बीच में, ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, जैसे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में फूड गया तो वो क्या हो गया, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट, यानी पोषण स्तर फर्स्ट। ऐसे ही प्राइमरी से सेकेंडरी में जाएगा, पोषण स्तर सेकेंड। ऐसे ही सेकेंडरी से टर्सरी में तो पोषण स्तर ट्रॉफिक लेवल थर्ड, यानी ये सारे लेवल डिवाइड्स होते हैं। इट साइकिल द मिनरल्स थ्रू द बायोस्फीयर। The abiotic components help in the synthesis of organic components that involve the exchange of energy, कि abiotic components क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मेट कंपोनेंट्स को सिंथेसिस होने में हेल्प करते हैं, that involve the exchange of energy, जो क्या करते हैं, एनर्जी के एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं।